नमस्कार, मैं अजय कुमार। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पश्चिमी मीडिया में छप रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है, उन्हें छिपा दिया गया है। मगर ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसका जवाब देते हुए शायद पिछले 5 साल में पहली बार यह फैसला लिया कि वह हजारों लोगों के साथ शुक्रवार की नमाज तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में अदा करेंगे। अपनी जनता को यकीन दिलाने आए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि उनका देश इजराइल का सामना करने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करने में देरी या जल्दीबाजी नहीं करेगा। फिलिस्तीनी लोगों को खुद का बचाव करने का कानूनी अधिकार है। जिस सेना ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, उसके खिलाफ खड़ा होने का अधिकार है। एक भी अदालत या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जो फिलिस्तीनी लोगों को केवल अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दोषी ठहरा सके। आगे उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन द्वारा अपनाई गई नीतियां विभाजन और देशद्रोह के बीज बोना है, सभी मुसलमानों के बीच दरार डालना है। वे फिलिस्तीन के लोगों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए, मिस्र के लोगों के लिए और इराक के लोगों के लिए एक जैसे दुश्मन हैं। वे यमन और सीरियाई लोगों के भी दुश्मन हैं। मतलब अगर आप पूरे इस वक्तव्य को, कुछ जो मैंने मुख्य बिंदु पढ़ा, उससे अगर आप निष्कर्ष निकालें तो इसमें बात यह थी कि ईरान जवाबी हमला करेगा। उससे ये मत पूछिए कि वह कब करेगा, लेकिन करेगा जरूर। पहली बात तो ये कि वह यह तय करेगा, वह खुद ही तय करेगा कि उसे कब इजराइल के खिलाफ जवाबी हमला करना है। पहला निष्कर्ष तो ये। दूसरा निष्कर्ष ये कि जो अरब देश तटस्थ होने का फैसला करते हैं या तटस्थ होने का दिखावा करते हैं, वहां के लोगों से, जो अरब मुल्क में रहने वाले मुसलमान हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि आप सबके ये लोग दुश्मन हैं, आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के वक्तव्य से ये दो प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं। अब आगे बात करते हैं जो बात संभावना दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल खुलकर आमने सामने आ चुके हैं और जिस तरह की बात सुप्रीम लीडर ने कही और जिस तरह की चर्चा हो रही है कि चहुओर भयंकर युद्ध की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, ऐसे में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ईरान और इजराइल की ताकत कितनी है। इस प्रश्न का जवाब केवल इससे नहीं दिया जा सकता है कि ईरान और इजराइल के पास कितने और किस किस्म के हथियार हैं, बल्कि सही संदर्भ के साथ बात रखने पर ही हथियारों की ताकत पर बात करना वाजिब होगा। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लीजिए कि अगर युद्ध जैसी कोई निरर्थक संभावना पैदा हो रही है तो यहां पर दोषी कौन है। ईरान और इजराइल का संघर्ष बहुत ही लंबा संघर्ष है। इस संघर्ष के केंद्र बिंदु में फिलिस्तीन की समस्या ही रही है। मौजूदा वक्त में पिछले साल भर से इजराइल ने जिस तरह से गजा में, जिस तरह से पिछले 1 साल से इजराइल तबाही मचा रहा है, वही युद्ध के बवंडर को, युद्ध का जो समंदर है, युद्ध का बादल है, उसको निमंत्रण देने का सबसे प्रमुख कारण है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तकरीबन 1100 से ज्यादा नागरिकों को जिस तरह से मारा और 240 नागरिकों को बंधक बना लिया, वह बहुत ही क्रूर और अमानवीय कार्रवाई थी। मगर उसके बदले में इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर जो करना शुरू किया है, वह तो मानवता के खिलाफ किए गए अब तक के सबसे बड़े अपराध की लिस्ट में शामिल हो चुका है। 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक गजा में की गई लगातार बमबारी से तकरीबन 41,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। 96,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। पूरा गजा तबाह हो गया है। इजराइल ने गजा को मलबों में और रिफ्यूजी कैंप में तब्दील कर दिया है। अब तक गजा में इजराइल की बमबारी की वजह से मौत का तांडव जारी है। यहां पर यह तथ्य गौर करने लायक है, जिसके बारे में एक लिहाज से ईरान के सुप्रीम लीडर भी कह रहे थे और पूरी दुनिया को इस बात को समझना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी देश से नहीं, किसी देश के नेता ने नहीं या कुछ देश के समूह ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है कि साल 1967 के बाद फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा
गैर कानूनी है। इजराइल अवैध बस्तियां बसा रहा है, गजा में ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी कुछ कार्रवाइयां नरसंहार के बराबर है। इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। मतलब जब न्याय हुआ तो इजराइल को दोषी पाया गया। एक तरह से कहा जाए तो ईरान और इजराइल के प्रॉक्सी संगठन जैसे कि हमास और हिजबुल्ला, जो कि फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लंबे वक्त से संघर्ष करते आए हैं, जो फिलिस्तीन पर अमेरिका का साथ हासिल करके इजराइल के कब्जे का विरोध करते आए हैं, इनकी हिंसा को तो कोई जायज नहीं ठहरा सकता है, मगर इनके संघर्ष के इस बात को कि फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा गलत है, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी सही ठहराया है। सालों साल से इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी इजराइल का गजा और वेस्ट बैंक पर हमला जारी है। इजराइल रुक नहीं रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती थी कि वह इजराइल के अन्याय को रोके। अगर दुनिया इजराइल के अन्याय को नहीं रोक पाई है तो युद्ध की संभावना तो पैदा होगी ही, यह तो स्वाभाविक रूप से पैदा होगी। और युद्ध की जो स्थिति होती है उसमें कोई भी जीतता नहीं है, सब के सब हारते हैं और अंत में बातचीत ही करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि इजराइल अमेरिका जैसे ताकतवर देश का सहयोग पाकर के फिलिस्तीन में बहुत ही लंबे समय से गुनाह करते आ रहा है, मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध करते आ रहा है। ईरान जैसे देश को अमेरिका जैसे किसी ताकतवर देश का सहयोग हासिल नहीं है, मगर ईरान ने इस बुनियाद पर कि जो इजराइल और अमेरिका सहित पश्चिम की ताकतों का विरोधी है, पश्चिम के साम्राज्यवाद का विरोधी है, वह ईरान का सहयोगी है, ईरान उसकी मदद करेगा। इस बुनियाद पर ईरान ने मध्य पूर्व एशिया में कई लड़ाके संगठन तैयार किए हैं, जिसमें हमास, हिजबुल्ला जैसे संगठन शामिल हैं। इजराइल ने पिछले कई साल से ईरान और ईरान के प्रॉक्सी संगठन जैसे कि हमास और हिजबुल्ला पर कई बड़े हमले किए। ईरान के बड़े ही सम्माननीय अधिकारियों को इजराइल ने मार गिराया। बड़े ही ऊंचे दर्जे के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगे हुए थे उनको मार गिराया। हमास और हिजबुल्ला के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको मार गिराया। ईरान की एम्बेसी पर हमला किया। इस तरह से देखा जाए तो इजराइल बहुत ही लंबे समय से ईरान की संप्रभुता पर हमला कर रहा था, ईरान के प्रॉक्सी पर हमला कर रहा था। एक तरह से कहा जाए तो ईरान को उकसाया जा रहा था या ईरान को धक्का दिया जा रहा था कि वह अपने प्रॉक्सी के जरिए नहीं बल्कि खुल करके आमने सामने आकर के लड़ाई लड़े। ईरान पर भी दबाव था कि जब उसके सहयोगी संगठन के कई बड़े बड़े अधिकारी इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं तो ईरान कब कदम उठाएगा। इसी के जवाब में ईरान ने खुलकर हमला किया है और यही जवाब देते हुए सुप्रीम लीडर ने भी जो जवाब दिया, जो अपना वक्तव्य दिया मस्जिद में, वहाँ पर यह बात कही कि ईरान हमला करेगा, जल्दीबाजी में नहीं और ना ही बहुत देरी से, मगर हमला जरूर करेगा। अब हालत ऐसी है कि युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। तीसरी बात, ईरान और इजराइल के बीच की दूरी तकरीबन 2100 किलोमीटर की दूरी है। 2100 किलोमीटर दूर से ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइल दागे। आधिकारिक तौर पर जो छप रहा है वह यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने 180 मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। मगर यहां पर जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि इजराइल ने केवल हमास पर हमला नहीं किया बल्कि पूरे गजा पर हमला किया था, जिसमें निर्दोष नागरिक, बूढ़े, बच्चे, औरत सब मारे गए थे। सब कुछ तबाह हो जा रहा था। इजराइल ने लेबनान में केवल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला नहीं किया बल्कि नागरिकों पर भी हमला किया। दक्षिणी लेबनान में जहां पर हिजबुल्ला का ज़्यादातर बेस है, ज़्यादातर ठिकाना है, वहां पर तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई है और 1 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। मतलब अपने घर बार को छोड़ कर के, अपने पूरे परिवार को छोड़ कर के, परिवार तितर बितर हो गया, इधर उधर से उधर चले गए हैं। मतलब इजराइल का हमला इस तरह से होता है जिसमें निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। मगर ईरान ने 180 मिसाइल जो दागी थी, उन सभी मिसाइल का टारगेट कंसंट्रेटेड था। इजराइल में मोसाद के बेस पर ईरान ने हमला किया था। ईरान ने इजराइल में फाइटर प्लेन के बेस पर हमला किया था। वहां हमला किया था जहां से इजराइल दक्षिण लेबनान पर हमला कर रहा था।
मतलब जिस तरह से इजराइल गजा में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सबको तबाह कर रहा था, उस तरह का हमला ईरान ने इजराइल पर नहीं किया। ईरान के मिसाइल के निशाने पर इजराइल के नागरिक नहीं थे। इस बात को ईरान और इजराइल दोनों ने माना है। इजराइल ने तो यहाँ तक माना है कि ईरान का निशाना बहुत ही ज़्यादा सटीक था, अंग्रेजी में कहें तो प्रिसाइज था। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकलते हैं कि ईरान इजराइल के नागरिकों पर हमला न करके यह बताना चाह रहा है कि अगर उसकी संप्रभुता पर हमला होगा तो वह भी कठोर जवाब देगा। कठोर जवाब में दिखा कि ईरान ने 2100 किलोमीटर दूर से इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर एकदम सही निशाना लगाया। दूसरा निष्कर्ष यही है कि अगर 180 की जगह पर लगातार 300 से 400 मिसाइल दागी जाए तो संभव है कि इतने बड़े स्तर पर अगर मिसाइल दागे जाएंगे तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह इन सबको नहीं रोक पाएगा। और मान लीजिए कि एक भी मिसाइल ऐसा हो जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड हो और वह सही निशाने पर जाके लग गया, तब क्या हो गया? 96 लाख की आबादी वाला देश जो इजराइल बहुत ही छोटा मुल्क है, ऐसे में उसका हाल क्या होगा? यही जो है सबसे खतरनाक संभावना है और सबसे डरावने वाली संभावना है। चौथा, दुनिया के संघर्ष के इतिहास में यह बात बहुत ही प्रचलित है कि एक ऐसा युद्ध किया जाए जिससे भविष्य के सारे युद्ध की संभावनाएं खत्म हो जाएं। जिस तरह का कदम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उठा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वह इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। मगर इस सोच की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इससे वह नतीजा नहीं निकलता है जिसकी चाहत में बहुत बड़े स्तर पर तबाही की रचना की जाती है। एक सिंपल उदाहरण से समझिए कि इजराइल दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह सहित 1, 2, 3 नंबर के कई कमांडरों को मार गिराया। उसके जितने बेस थे उस पर बहुत तबाही की, कई लड़ाकों को मार दिया, पेजर से हमला करवाया, सोलर सिस्टम में हमला करवाया, उसके सब कुछ तबाह हो गए हैं। मगर उसके बावजूद भी जानकार यह कहते हैं कि पिछले 40 साल से हिजबुल्लाह पर ऐसे न जाने कितने हमले हुए, मगर इजराइल की कार्रवाई की बुनियाद में ही अन्याय है। इसीलिए हिजबुल्लाह कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। बार बार उसमें जाकर के लड़ाके जुड़ जाते हैं, नौजवान उससे, उसकी चिंतन प्रक्रिया से, उसकी विचार से जुड़ जाते हैं। वह हमेशा जिंदा रहता है, गुरिल्ला युद्ध करता रहता है और सही समय आने पर बहुत ही घातक हमला करता है। ईरान और इजराइल या किसी भी देश की हथियारों की ताकत कितनी है, इसकी सही जानकारी केवल उस देश के पास ही होती है। बहुत सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है, मगर फिर भी थोड़ा मोटा मोटी आकलन लगाया जाए तो बात यह है कि किसी देश की आबादी कितनी है, उसकी आर्थिक समृद्धि कितनी है, उसकी टेक्नोलॉजिकल समृद्धि कितनी है, इससे यह अंदाज़ा लग जाता है कि उसकी ताकत और सैन्य क्षमता कितनी होगी। इजराइल की आबादी तकरीबन 96 लाख के आसपास है और ईरान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मतलब आबादी के मामले में ईरान इजराइल के मुकाबले बहुत ही बड़ा देश है। इसका स्वाभाविक सा एक मतलब निकलता है कि सैनिकों के मामले में ईरान के पास इजराइल के मुकाबले में ज़्यादा सैनिक होंगे और तथ्य भी जो है यही कहते हैं। मगर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में इजराइल बहुत बड़ी ताकत है। ईरान की प्रति व्यक्ति आमदनी 4500 अमेरिकी डॉलर है तो इजराइल की प्रति व्यक्ति आमदनी 54,000 अमेरिकी डॉलर है। यानी इजराइल की प्रति व्यक्ति आमदनी ईरान के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा है। इजराइल की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। अमेरिका की वजह से इजराइल जैसा छोटा देश आर्थिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, टेक्नोलॉजिकल तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। वहीं पर अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान ने खुद को अपने दम पर खड़ा किया है, उसका साथ किसी अमेरिकी ने नहीं दिया। पूर्व मध्य पूर्व एशिया में अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों से पैदा होने वाले साम्राज्यवाद के खिलाफ जो भी खड़ा होना चाहता है उसको ईरान ने मदद पहुंचाई है, वह ईरान के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मध्य पूर्व एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरोध में खड़े जितने भी समूह हैं वह ईरान के साथ खड़े रहते हैं। भले ही उनके देश की जो सत्ता संरचना में बैठे जो नेता हैं वह अमेरिका के साथ क्यों ना खड़े हों, मगर जो भी अमेरिका के विरोध में खड़ा है वह स्वाभाविक तौर पर ईरान के साथ खड़ा मिलता है।
इसी के चलते ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को मजबूती दी है। मध्य पूर्व एशिया का 70% ऑयल प्रोडक्शन शिया बहुल इलाकों में होता है, जहां पर ईरान का दबदबा है। तो इस तरह की तस्वीर किस तरह की तबाही ला सकती है, उसका अंदाजा भी आप लगाते हुए यह कहेंगे कि जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होगा और मध्य पूर्व के जितने भी मुस्लिम पहचान के जुड़े हुए लोग हैं, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, वह सब ईरान के साथ खड़ा होंगे और युद्ध होता है, यानी कि पूरा का पूरा मध्य पूर्व एशिया झुलसेगा। संभावना विश्व युद्ध तक जा सकती है। द मिलिट्री बैलेंस 2023 की रिपोर्ट, जिसे यूनाइटेड किंगडम में मौजूद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में करीब 6,10,000 ऐसे सैनिक हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। इन सब के अलावा ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व आर्मी है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो 18 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी होती है, जिन ईरानी मर्दों की, उन्हें जीवन में कम से कम एक बार सैन्य सेवा देना अनिवार्य है। वहीं अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास करीब 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, कभी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इजराइल के पास रिजर्व आर्मी के तौर पर 4,65,000 सैनिक हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इजराइल में यह नियम है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष और महिला दोनों को अपने जीवन में एक बार सैन्य सेवा जरूर देनी पड़ेगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साल 2023 की अपनी रक्षा बजट पर 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया। वहीं पर इजराइल ने साल 2023 की अपनी रक्षा बजट पर तकरीबन 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज़्यादा है। इजराइल के एयर डिफेंस की बुनियाद आयरन डोम सिस्टम पर टिकी हुई है। इसी सिस्टम के चलते इजराइल पर कोई भी जब हमला किया जाता है मिसाइल से, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है उसे इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराता है। आयरन डोम सिस्टम एक ऐसी रडार प्रणाली पर काम करता है जो इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइल की गति को, उसकी दिशा का पता लगाता है। फिर आयरन डोम सिस्टम का कंट्रोल यूनिट यह कैलकुलेट करता है कि क्या मिसाइल इजराइल के शहर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जो मिसाइल खतरा पैदा नहीं करते हैं उन्हें खाली मैदान में लैंड करवाने दिया जाता है। अगर मिसाइल खतरा पैदा करती हैं और करती हुई दिखाई दे रही हैं तो मिसाइल फायरिंग यूनिट से उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्च कर दिया जाता है। यह आयरन डोम सिस्टम को इजराइल डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सहयोग से बनाया है। इजराइल ने अपने पूरे इलाके में 10 आयरन डोम बैटरी पसार कर रखी हुई है कि अगर कहीं से भी हमला होता है तो मिसाइल को हवा में ही मार गिराया जाए। मगर इस सुरक्षा कवच के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि ये छोटे देश के लिए कारगर होती है और जब लगातार आप हमला करेंगे तो संभव है कि यह काम ना कर पाए। अमेरिका में मौजूद थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 12 तरह के मीडियम और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इजराइल के पास 4 अलग अलग तरह के स्मॉल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 280 किलोमीटर से लेकर के 6500 किलोमीटर तक है। अमेरिका में मौजूद आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का अनुमान है कि इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, जबकि ईरान की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, मगर ईरान के पास एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम है और वह कई तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी संचालित करता है। तो संभव है कि वह बहुत ही जल्दी, अगर वो बनाने पर आ जाए तो 1 साल के भीतर में ही न्यूक्लियर हथियार बना ले। और यह भी संभव हो सकता है कि किसी को जानकारी ना हो उसके पास न्यूक्लियर पावर हो। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है और इजराइल जितना छोटा देश है, अगर एक भी न्यूक्लियर उसका इजराइल पर जाकर लगा तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।